नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के बाद आज किसानों की तरफ से काला दिवस मनाए जाने को लेकर बड़ा आह्वान किया गया है, जहां पर देश भर के कोने कोने में किसानों का यह आंदोलन प्रचंड रूप से विरोध करते हुए काला दिवस मनाते हुए जन जन के लोग दिखाई देने वाले हैं। इसको लेकर किसानों ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए सवाल पर किसान नेता ने बड़ा जवाब दिया है और एक बड़ी मांग कर दी है। और इसी के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज को लेकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि देशव्यापी किसानों के काला दिवस को लेकर किन किन पार्टियों ने समर्थन किया है, किस तरह से कौन समर्थन करने वाला है, इसकी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ और भी कई जगह पर FIR दर्ज की गई है। और यहाँ तक कि डॉक्टर एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कि 30 रुपए पेट्रोल दिलाकर मोदी सरकार बनाने वाले बाबा रामदेव के बयानों से बीजेपी के नेताओं ने अपने आप को अलग करते हुए बाबा रामदेव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद माना जा सकता है कि बाबा रामदेव का साथ छोड़ दिया बीजेपी ने। और बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिसे बीजेपी का बाबा रामदेव के प्रति धोखे के तौर पर देखा जा सकता है। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने और MSP पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी जानकारी है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से 26 मई यानी बीते दिन काला दिवस मनाया गया, जिस अभियान में बड़ी संख्या में किसान जुड़े। किसान खेत मजदूर और आंदोलन के समर्थक श्रमिकों, छात्रों और युवाओं ने और उनके संगठन ने इस पूरे आंदोलन का समर्थन करते हुए काले झंडे दिखाए। यहाँ तक कि अपने वाहनों, ट्रैक्टरों और घरों पर काले झंडे लगाकर किसानों का समर्थन किया है और सरकार के कानून का विरोध किया है। वहीं पर मोहल्ले और कॉलोनियों के अंदर भी प्रधानमंत्री के पुतले फूके गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में पंजाब के अंदर लगभग हर घर पर काला झंडा देखने को मिला, जो किसानों के समर्थन में था और मोदी सरकार की किसानों के विरोध में लाए गए काले कानून के खिलाफ था और आंदोलन का समर्थन था। इसी के साथ में आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर हरियाणा में बीते दिन जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध नहीं होना चाहिए, अगर उनका विरोध होता है तो कड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। लेकिन किसानों ने आंदोलन के दौरान डिप्टी CM के घर के बाहर भी जमकर विरोध किया है। किसानों के आंदोलन के आह्वान पर बुधवार को दोपहर बाबा भूमन साध चौक पर हाथों में काले झंडे लेकर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए और दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने प्रधानमंत्री का पुतला फूका है। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। पुलिस के समझाने के प्रयास भी पूरी तरह से विफल साबित हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में काले झंडे लेकर नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध किया है और बीजेपी सरकार का विरोध किया है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर एक राज्य के अंदर 8 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीति के खिलाफ शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 अप्रैल को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से मनमाना फैसला लिया गया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति और शांति को बर्बाद करने का फैसला है। बीफ बैन, एंटी गुंडा एक्ट, पंचायत चुनाव में योग्यता डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन जैसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि आने वाले दिनों के अंदर पार्टी के अंदर और भी इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोकल बीजेपी यूनिट द्वारा प्रशासन की जन विरोधी गतिविधियों को एक्सपोज करने की कोशिश के लिए लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से गुजारिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री खुद फैसला ले, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें केरल के पूर्व पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष MC मुथु कोया, कोषाध्यक्ष B शकूर, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व महासचिव मोहम्मद हासिम भी शामिल है। बीजेपी नेताओं का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी और केरल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। अब्दुल्ला कुट्टी लक्षद्वीप बीजेपी के प्रभारी हैं। दोनों नेताओं ने दावा किया था कि केरल में मुस्लिम संगठनों और लेफ्ट पार्टियों के द्वारा अपने एजेंडे के लिए दीप का मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को ही इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की थी। पत्र में मांग किया गया था कि बीफ बैन और स्कूलों में बंद करने के फैसले पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जिन नेताओं ने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सभी नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर ये सभी जाने जाते हैं। कुल मिलाकर एक राज्य के अंदर इस तरह से प्रदेश यूनिट का एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं से नाराजगी दिखाते हुए अपना इस्तीफा दे रहा है। यानी आप समझ सकते हैं बीजेपी पार्टी के अंदर कितना सुना जा रहा है, कितनी डेमोक्रेसी है कि अपने नेताओं की चिट्ठी का कोई जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राकेश टिकैत प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे, जहां पर उनसे सवाल
पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन बिखर चुका है, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे गेहूं कट चुके हैं, अब हम फ्री हो गए हैं, बता दो कितनी भीड़ जुटानी है और कितने लोगों को घर भेजना है। जितनी भीड़ कहोगे बढ़ाने के लिए उतना बढ़ा देंगे, उतने लोगों को बुला लेंगे, जितने लोग कहोगे कम करने के लिए उतने कम कर देंगे। हम किसान आंदोलन को पुरजोर तरीके से चला रहे हैं और ऐसे में मीडिया में आए दिन ये खबर आती रहती है कि किसान नेताओं में आपसी मतभेद है, लेकिन 6 महीने तक लगातार एक आंदोलन को चलाना अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि किसान अपने मांगों को लेकर कितने ज्यादा दृढ़ हैं। और यहाँ तक कि एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने इस बात को स्पष्ट करते हुए भी जवाब देते हुए कहा कि अफसोस है कि इक्का दुक्का चैनल है जो मीडिया के लोग अपने आप को बताते हैं और एंकर पूछते हैं कि लोग कहाँ हैं, और उन्होंने ये मान लिया है कि आंदोलन बिखर गया है। लेकिन किसानों का आंदोलन जिस तरह से मजबूती से हिसार में भी देखने को मिला और बाद में काले झंडे के साथ ही कोने कोने में दिखाई दिया, उससे उन मीडिया को भी समझ लेना चाहिए कि जनता पुरजोर तरीके से किसानों के समर्थन में है। और एक और अपडेट की माने तो बाबा रामदेव के लिए एक बुरी खबर आई है, जहाँ पर एक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर कार्रवाई करते हुए कई मामले दर्ज कराए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अब बयान बाबा रामदेव के उलट देना शुरू कर दिया है और बाबा रामदेव का विरोध कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच में मेडिसिन विवाद को लेकर बाबा रामदेव पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विगत कुछ दिनों से एक अजीब प्रतियोगिता देख रहा हूं, बकवास का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं होता है, ज्यादा बोलकर आप किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बयान देते हुए उन्होंने ये बात कही है और फेसबुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि योग जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आपको निरोग रखता है, लेकिन योग चिकित्सा पद्धति नहीं है। हजारों वर्ष से हमारे यहाँ इलाज के लिए चरक संहिता अश्रुत की शल्य क्रिया का उपयोग किया जाता है। कोई योग गुरु नहीं है। आयुर्वेद शुरू से ही सम्मानित रहा है और सम्मानित रहेगा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि भारत में आयुर्वेद के द्वारा बहुत सारी मुझे इस बात का फक्र है कि भारत के अंदर आयुर्वेद के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, पर चिकित्सा पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर उनकी तरफ से इशारों में निशाना साधा गया है। कुल मिलाकर बाबा रामदेव को योग गुरु मानने से उन्होंने मना कर दिया है और कुल मिलाकर बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा रामदेव को उनके दिन रात बीजेपी करने का ये सिला दिया है कि उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कार्रवाई के बाद अकेले छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं जो एलोपैथी के खिलाफ है, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और कुल मिलाकर बाबा रामदेव को सबक सिखाने के पीछे सभी डॉक्टर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर जो काला दिवस मनाया गया था, उसमें सिंधु बॉर्डर पर 15,000 से ज्यादा अन्नदाता है, ये रिपोर्ट आई है। सरकार और किसानों के बीच में 22 जनवरी तक 11 राउंड की बातचीत की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका और अब 15,000 से ज्यादा किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट में खुले तौर पर यह बात कही जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर भी एक जानकारी दे दी गई है। बावजूद इसके ये उन लोगों के लिए झटका है जो आए दिन किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि आंदोलन में किसान ही नहीं जुट रहे हैं, जबकि तकरीबन 10-10 किलोमीटर तक एक लाइन लगी पड़ी है। ट्रैक्टर ट्रोलियां भरी पड़ी है, लोग भरे पड़े हैं। ट्रोलियों में लोग सो रहे हैं, टेंट लगाकर लोग सो रहे हैं, गर्मियों में समय बिता रहे हैं, बरसात में भी संघर्ष कर रहे हैं और अपने आंदोलन को मजबूती से खड़े किए हुए हैं। इसी बीच एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखाई देता, गुरनाम सिंह चढ़ूनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हाँ, इसमें किसान आंदोलन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व ज्यादा है और पंजाब का भी ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी किसान बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और इस बीच राकेश टिकैत ने भी स्पष्ट कर दिया कि किसानों के आंदोलन को और ज्यादा रफ्तार कोरोना महामारी के समाप्त होने के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में यूपी के नेताओं को किसान से इतना डर है कि वे गाँव नहीं आ रहे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण कम होते ही आंदोलन जगह जगह पर देखने को मिलेगा और पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज होगा। राकेश टिकैत ने ये बात स्पष्ट कर दी है और इसी के साथ में मीडिया चैनल के पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हम नहीं, सरकार फैला रही है कोरोना। मोदी सरकार पर बिफरे राकेश टिकैत एंकर से भी हो गई बहस। देश में रोजाना कोरोना वायरस के लाखों नए केस सामने आते हैं। ऐसे में सरकार लगातार किसान आंदोलन को कोरोना के बढ़ते केसों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पर किसानों ने भी आंदोलन को जारी रखते हुए अपनी बात पर अटे हुए। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते उन्होंने कहा कि हम नहीं, सरकार कोरोना फैला रही है। शो के दौरान राकेश टिकैत ने न्यूज एंकर को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है, जो बंगाल में कराए गए चुनाव और उससे फैले हुए कोरोना को लेकर सवाल कम खड़े करते हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर आए दिन सवाल खड़े करते हैं। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर एलोपैथी पर टिप्पणी करने को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के अंदर 1000 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि किसानों का आंदोलन उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर के अंदर भी काफी मजबूत दिखाई दिया, जहां पर बीते दिन मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर पूरे टोल को फ्री रखा गया और जगह जगह पुतले भी फूके गए। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर प्रधानमंत्री केयर्स फंड में बड़ा घोटाला हुआ है। गुजरात की कंपनी के बनाए गए सभी वेंटिलेटर्स निकले खराब, हाईकोर्ट ने भी लगाई है फटकार। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री केयर्स फंड में हो रही धांधली की खबर लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला है महाराष्ट्र का, जहां पर प्रधानमंत्री केयर्स फंड की ओर से मराठवाड़ा को मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब हो गए। इस पर मुंबई हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि खराब वेंटिलेटर की वजह से मरीजों की जान चली गई। कोर्ट ने वेंटिलेटर की जांच के नाम पर बार बार अस्पताल के दौरा करने वाले नेताओं को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब पाए गए हैं, ये सामान्य बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री केयर्स फंड की ओर से जो वेंटिलेटर्स भेजे गए थे, जो बेहद खराब क्वालिटी के थे, इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया गया, लेकिन मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि वेंटिलेटर्स मरीजों की जान बचाने का वाला यंत्र है, अगर ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो मरीजों की जान को खतरा आ सकता है। कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी है। एक और अपडेट की माने तो डिजिटल नियमों के अनुपालन पर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा पत्र, कहा आज ही बताइए। केंद्र सरकार ने आज प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर पूछा है कि उन्होंने आज से प्रभावी होने वाले नए डिजिटल नियमों का पालन किया है। इस मामले में आज ही उनसे जवाब मांगा गया है। और एक और अपडेट की माने तो रामदेव के खिलाफ सड़क पर उतरे एम्स के डॉक्टर, बोले इस ढोंगी बाबा से देश को बचाओ। भारत में फैली कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी की मूर्खतापूर्ण चिकित्सा पद्धति बताने पर योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव पर अब डॉक्टर भी जमकर विरोध करने लगे हैं। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बाबा रामदेव के बयान को निंदाजनक बताते हुए उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज खबर सामने आ रही है कि एम्स के डॉक्टर ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे जुड़ी एक वीडियो पत्रकार विनोद अपनी ने ट्विटर अकाउंट से ये बात शेयर की है, जिसमें डॉक्टर बाबा रामदेव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इन डॉक्टरों ने अपने हाथ में प्ले कार्ड ले रखा है, जिसमें नारे लग रहे हैं, ढोंगी को दूर करो, कोरोना से देश को बचाओ। और एक और अपडेट की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले मंत्री का भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। डैमेज कंट्रोल में पूरी व्यवस्था लग गई है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आई है, जिनकी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़े हुए थे। यानी बीजेपी के नेता बार बार भ्रष्टाचार नहीं होने, भाई भतीजावाद नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये जो खबर सामने आई है, जहाँ पर शिक्षा मंत्री के अपने ही भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और आलोचना इतना ज्यादा कड़ा हुआ कि बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे मामले पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से बैकफुट पर है। और एक और अपडेट की माने तो व्हाट्सएप ने मोदी सरकार पर मुकदमा करते हुए नए मीडिया नियमों देने की मांग की है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए सोशल मीडिया नियम भारत के संविधानों में दिए गए गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कंपनी के इस मुकदमे में मोदी सरकार और फेसबुक, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और ट्विटर जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनी के बीच में मौजूदा तनाव को देखते हुए लिया गया है। और एक और अपडेट की माने तो महामारी के चलते खराब हुई बीजेपी की छवि को सुधारने के लिए जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए चाचा शिवपाल ने कहा कि पढ़े लिखे हो, कुछ अकल से काम लो। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो जीतन राम मांझी के बयान को लेकर असहज हो गई बीजेपी। कहा कुछ लोग जहां बैठेंगे वहां गंदगी फैलाएंगे। उनका इशारा सीधे सीधे जीतन राम मांझी की ओर था। अब देखते हैं जीतन राम मांझी इस पर क्या जवाब देते हैं, क्या इसे अपने अपमान के रूप में नहीं देखते हैं। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर कानून तोड़ने पर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है। इसी के साथ में ब्लैक डे मनाने को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर टिकैत की अगुवाई में सभी किसान नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। और इसी के साथ में आपको बताते चले, हरियाणा में अब लागू हो गया संपत्ति क्षति वसूली कार्यक्रम और कानून, जिसमें उपद्रवियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार दंगे, फसाद या आंदोलन में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करेगी। हरियाणा जनसंपर्क और सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई है। विभाग ने बताया है कि हरियाणा में ये कानून लागू हो गया है। अब किसी उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वाले लोगों से ही की जाएगी। वहीं पर चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा बयान, कहा अकाली दल ने हमें कम फायदा किया है, नुकसान ज्यादा किया है। पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत का माहौल भी ज्यादा गर्मा रहा है। पंजाब में अपने पैर जमाने के लिए पार्टी होड़ में लग गई है। इतना ही नहीं, पंजाब में इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने भी कई सारे फैसले लिए हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि पंजाब में अकाली दल गठबंधन टूटने, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी की उठापटक, आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब चेहरे आदि जैसे मुद्दे विधानसभा के पहले सुर्खियों में आने लगे हैं। इस बीच मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कई विचार सामने रखे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अकाली दल के कारण पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी नैया के साथ साथ हमारी नैया भी डुबा दी है। इतना ही नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आगे जब अकाली दल के साथ बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब के लोग कांग्रेस को आजमा चुके हैं, अकाली दल को भी आजमा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों पार्टियों को आजमाने के साथ साथ पंजाब
पंजाब के लोग इससे काफी ज्यादा दुखी हैं। ऐसे में पंजाब बीजेपी के पास असीम संभावनाएं हैं। अगर हम अगले विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि पंजाब में चल रहे चुनावी वर्ष को देखते हुए पंजाब में कई सारे मुद्दे गूंज रहे हैं। कृषि कानून के मुद्दे को लेकर बीजेपी पहले से बैकफुट पर है। वहीं पर अगर पाकिस्तान हमला कर दे तो ये नहीं कहेंगे कि सारे राज्य अपना देख ले, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार यानी केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था जिसमें राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया, यानी अब राज्य सरकार देखे कि उनको कैसे वैक्सीनेशन कराना है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए ये बात कही है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो दैनिक जागरण ने दावा किया है कि गंगा के तीरे हर साल यही होता है, इसी तरह से लोगों को दफनाया जाता है, जिसके बाद नमामि गंगे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यानी बीजेपी अगर एक चीज को डिफेंड कर दे रही है तो दूसरा उसका वादा निकलकर सामने आ जा रहा है और लोगों के बीच में एक सवाल बनकर गूंजने लगता है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो केजरीवाल ने कहा कि देश में कई टीका केंद्र बंद हैं। मार्च में वैक्सीनेशन लग जाती तो आज देश के अंदर दूसरी लहर नहीं आ पाती और तीसरी लहर का भी खतरा नहीं होता। वहीं पर गंगा किनारे दफन ये लाशें अगर अखिलेश, मायावती या तेजस्वी यादव के राज में होती तो हिंदू खतरे में आ जाता। कई सारे वरिष्ठ लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय दी है और बताया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि विद डिग्निटी का जो सवाल है यानी सम्मानजनक मृत्यु भी मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि अंतिम संस्कार इस तरह से होना और दफनाए जाना कई सारे सवाल राज्य की सरकार पर खड़े करता है। इसको लेकर आगे जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों, और भी जो बड़ी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।